गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आप सभी का स्वागत है क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आप सभी को पता है आज के इस सेशन में हम 19 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है आज के इस सेशन में, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरियर कौन होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई। और थर्ड, दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकते हैं। चलिए, 19 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर वॉल्केनो पे है। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। वॉल्केनो से सेंट्रल की काफी एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन है हमारा माउंट रुआंग पर। माउंट रुआंग वॉल्केनो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है। तो माउंट रुआंग वॉल्केनो की बात करें तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, एशिया की कंट्री है इंडोनेशिया। तो यहां पर माउंट रुआंग वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हाल ही में 24 घंटे के अंदर 5 बार इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो काफी सुर्खियों में है यह वॉल्केनो इंडोनेशिया में। इस ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की थी, और इसके अलावा इसके आसपास के जितने भी सिटीजन हैं इंडोनेशिया के, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी ट्रांसफर किया गया है। तो इंडोनेशिया का एक प्रांत है जिसे कहा जाता है सुलावेसी प्रांत। सुलावेसी प्रांत या स्टेट में माउंट रुआंग ज्वालामुखी देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। हाल ही में इस पे विस्फोट हुआ तो सुर्खियों में है। इसके अलावा लास्ट ईयर इंडोनेशिया के मारापी वॉल्केनो में भी विस्फोट हुआ था। तो इसे भी याद रखिए, मारापी वॉल्केनो बोले कहां पर है तो ये इंडोनेशिया में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट रुआंग वॉल्केनो कहां पर है तो ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है आज बैकग्राउंड में थोड़ा आपको डिस्टरबेंस वाली आवाजें आए, क्योंकि थोड़ा सा आउटसाइड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है उसमें आपको, पर डोंट वरी, मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझना इंपॉर्टेंट है। बाहर से आवाज आ रही है हल्की फुल्की, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इंडोनेशिया के ये 2 वॉल्केनो याद रख लीजिएगा। माउंट रुआंग इसमें से अभी सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर विस्फोट हुआ। अदर वॉल्केनोस की बात करें तो एक है माउंट विसुवियस वॉल्केनो, ये काफी सुर्खियों में रहता है, इटली में स्थित है। माउंट एटना की बात करें तो ये भी इटली में देखने को मिलता है। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है। माउंट फूजी वॉल्केनो देखने को मिलता है जापान में। माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, ये भी इंडोनेशिया का है। किलाउआ ज्वालामुखी यूएसए में, और इसके अलावा मोनालोआ ज्वालामुखी यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। पोपोकेटेपल की बात करें तो ये मैक्सिको में स्थित है। माउंट मारापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है, अभी हमने इसकी बात की। और बेरन द्वीप ज्वालामुखी देखने को मिलता है इंडिया में। ओके, इंडिया का है बेरन द्वीप वॉल्केनो। तो इन सभी को याद रखिएगा, सुर्खियों में रहते हैं तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हमारा क्वेश्चन माउंट रुआंग से है, तो यह ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर साइड हो जाइए ताकि नोट कर पाए, देख पाए। तो देखिए, आपके लिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, टेलीग्राम से जाकर ले लीजिए, तो आपको यहां पर, वहां पर आप देख लेंगे, डायरेक्ट सुनिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ देखिए और काम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा गिया BH3 क्या है। तो गिया BH3 की बात करें तो ये एक स्टेलर ब्लैक होल है, जो कि हाल ही में मिल्की वे, जो कि हमारी गैलेक्सी है, यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है, वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा खोजा गया है। तो स्टेलर ब्लैक होल है गिया BH3। ओके,
अब इसकी बात करें तो देखिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी की गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्टों ने मिलकर इस ब्लैक होल का पता लगाया है हमारी मिल्की वे के अंदर, मतलब हमारी आकाशगंगा के अंदर। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। और इसका अगर हम मास देखें तो यह सूर्य के मास से 33 गुना ज्यादा है। नाम क्या दिया गया है इस ब्लैक होल को? BH3। और क्योंकि खोजकर्ता गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट हैं तो इसीलिए इसे नाम दिया गया गया BH3। कंफर्म? तो एक स्टेलर ब्लैक होल है। आप सभी को पता है ब्लैक होल की नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो तारे की डेथ से संबंधित है। जब स्टार्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नॉर्मली वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा एरिया जहां पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। देखिए नॉर्मली हम किसी भी चीज को तब देखते हैं जब प्रकाश उस चीज पर पड़े और हमारी आंखों पर टकराए, लेकिन ब्लैक होल में अगर प्रकाश भी उस पर पड़ता है तो वो इंटर हो जाता है ब्लैक होल के अंदर, मतलब हमारी आंखों तक वापस नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें सिर्फ वहां पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। ओके, अंतरिक्ष में काफी सारे ब्लैक होल हैं। तो गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की हम यहां पर बात करते हैं, स्पोर्ट्स नहीं स्पेस ऑब्जर्वेटरी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था 2013 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। ब्लैक होल नॉर्मली मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं प्रकाश भी इसके अंदर ही इंटर हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखने को मिलता है ब्लैक होल में, ठीक है। तो नया ब्लैक होल खोजा गया है। अब अभी तक जो सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है उसे सेगिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। तो सेगिटेरियस ए, जिसका देखिए मास सूर्य से 4.2 मिलियन ज्यादा है ना, 4.2 मिलियन ज्यादा मास देखने को मिलता है इस ब्लैक होल का सन से। यह अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है। वो स्टेलर ब्लैक होल था, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। यहां पर देखिए इसे समझने के लिए आपको ब्लैक होल की 3 अवधारणा को समझना पड़ सकता है। स्टेलर ब्लैक होल जिनका व्यास या मास जिनका मास सन से 5000 गुना से कम होता है नॉर्मली, तो ऐसे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल के नाम से जाने जाते हैं। अगर ऐसा कोई ब्लैक होल है जिसका मास सन से 10,000 गुना ज्यादा है सन के मास से, तो फिर वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट ब्लैक होल की बात करें तो जिनका मास इन दोनों के बीच में होता है सन के मास से अगर कंपेयर करें तो फिर वो हो जाते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अभी जो खोजा गया है वो स्टेलर ब्लैक होल है, जो कि जिसे नाम दिया गया है क्या? तो इसे नाम दिया गया है BH3 या गया BH3। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशराइज्ड करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, तो इसको समझने की कोशिश करो। थोड़ा साइंटिफिक चीजें हैं तो यहां पर समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल नहीं है? तो टाइम मैगजीन काफी फेमस है, आप जानते हैं यूएसए की एक मैगजीन है। हाल ही में इसने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 की एक लिस्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को शामिल नहीं किया गया, मतलब देव पटेल, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट टाइम्स पत्रिका की इस लिस्ट में शामिल है। देव पटेल को अगर आपने स्लम डॉग मिलीनियर मूवी देखी होगी तो देव पटेल को आपने देखा होगा। साक्षी मलिक आप जानते हैं रेसलर, और आलिया भट्ट बॉलीवुड अभिनेत्री, ठीक है ना। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 की हाल ही में एक लिस्ट निकाली गई। इस सूची में साक्षी मलिक और आलिया भट्ट को स्थान दिया गया जो कि भारतीय हैं, और कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति भी हैं ऐसे, मतलब जो अभी इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति है, तो इन्हें भी टाइम्स पत्रिका की इस लिस्ट में शामिल किया गया। जैसे देव पटेल अभी हमने बात की, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, जिगर शाह, आसमा खान और पी नटराजन ये भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं।
इन्हें भी टाइम्स की इस सूची में जगह दी गई। ऐसे जो कि इंडियन सिटीजन हैं, 2 लोग हैं, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट। कंफर्म? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हर वर्ष वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लीवर डे हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को। उद्देश्य आपको नाम से समझ में आ जाएगा, है ना? एक हेल्दी लीवर के लिए वर्ल्ड में जागरूकता फैलाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड के लोगों में जागरूकता फैलाना लीवर को लेकर वर्ल्ड लीवर डे का मुख्य उद्देश्य है। 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। 2024 में बी विजिलियंट, गेट रेगुलर लीवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिसीज, ये वर्ल्ड लीवर डे की थीम है। शुरुआत की गई थी 2010 में। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे 2010 से हर साल 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अध्ययन के अनुसार जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती है कि पूरे वर्ल्ड में हर साल 20 लाख लोग लीवर की बीमारी से मर जाते हैं, और इसके अलावा 2030 तक लीवर डिसीज के जो पेशेंट है या उनसे मरने वालों की जो संख्या है वो 35% तक बढ़ सकती है। तो लीवर के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, इसलिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। कंफर्म? ठीक है। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? अगर मैच देखते होंगे तो आप इजीली इस क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बता दें। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड स्थित है कहां पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। वैसे आपको पता है तिब्बतियों के जो धर्म गुरु हैं, जब 1962 की वॉर हुई थी तब तिब्बत से भागकर वो भारत में शरण लेते हैं, पता है कहां पर? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं तिब्बती बौद्ध गुरु, जिन्हें कहा जाता है दलाई लामा, है ना? तो इसलिए भी धर्मशाला काफी फेमस रहता है। क्रिकेट ग्राउंड भी है, अगर मैच देखते होंगे तो ये भी आपको पता होगा। अब यहां पर देखिए भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जा रही है धर्मशाला में, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हाइब्रिड पिच क्या? तो देखिए ट्रफ से इस पिच का निर्माण किया जाएगा। आर्टिफिशियल ग्रास होती है, या नॉर्मली प्लास्टिक फाइबर से बनाई जाती है। जो पिच है, जो जमीन है, उससे 90 mm की गहराई तक इस पिच को सीला जाता है, प्लास्टिक फाइबर को सीला जाता है। हरे कलर की होती है, आपने देखा होगा ट्रफ पर मैच खेले होंगे तो आप इसके बारे में जानते होंगे, है ना? टर्फ बोलते हैं, मेरे एब्सेंस में ये टर्फ ही निकलता अधिकतर बार, तो टर्फ है, ठीक है ना? तो ये आपने देखा होगा, क्रिकेट पिच देखी होगी आपने, अगर आपने खेला भी होगा। आर्टिफिशियल आजकल ग्राउंड काफी फेमस होने लगे, टर्फ, ठीक है ना? अदर क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो इडन्स गार्डन को हमको याद रखना चाहिए, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तेलंगाना के हैदराबाद में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम देखने को मिलता है चेन्नई। फिरोज शाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और इसे कहा जाता है इस बिंद्रा स्टेडियम, जो कि मोहाली में देखने को मिलता है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम देखने को मिलता है जयपुर में। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम देखने को मिलता है राजकोट। और बाराबती स्टेडियम देखने को मिलता है कटक, ओडिशा राज्य में। ये अदर स्टेडियम है क्रिकेट के, इन्हें भी याद रखिए, नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद आते हैं, आज थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है तो थोड़ा सा मुझे भी कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, पर ठीक है, समझने की कोशिश करें आप चीजों को। डीआरडीओ ने किस स्थान पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है? तो देखिए एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है डीआरडीओ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसे नाम दिया गया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना? डीआरडीओ ने आयोजन किया है कर्नाटक के बेंगलुरु में, हाल ही में इसका आयोजन किया गया। अब
इस वर्कशॉप का इनॉग्रेशन की बात करें तो यह डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा ही किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में जागरूक करना, इस पर विचार करना, क्या चैलेंजेस है इसके लिए, उन्हें सॉर्ट आउट करना समझकर, ये इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सोस्केलेटन क्या है। अगर हम इसको समझे तो आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी अगर देखी हो तो आपने एक ऐसा ढांचा देखा हो, है ना। मतलब ये ह्यूमन बॉडी के बाहरी तरफ फिट किया जाता है जिससे ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और आपने देखा है जब ये एक सिंगल व्यक्ति इसके अंदर रहता है तो भयंकर मारधाड़ कर रहा है लोहे के शरीर से, कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। ओके, बाहरी अंग के रूप में ये काम करता है। तो इससे संबंधित, इसकी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी हर्डल्स है उनके बारे में विचार करने के लिए डीआरडीओ ने इस वर्कशॉप का आयोजन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे, अगर पैर में लग गई है, टूट गया है, तो भी काफी सारे ऐसे बॉडी पार्ट जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उन्हें भी एक्सोस्केलेटन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके लिए वर्कशॉप आयोजित की है डीआरडीओ ने, कंफर्म। अगला क्वेश्चन, कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। जस्ट मर्सेनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जस्ट मर्सेनरी, ये जो बुक है लिखी गई है डी सुब्बा राव के द्वारा। डी सुब्बा राव की बात करें तो भारत के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है और आरबीआई के 22वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। आरबीआई के 22वें गवर्नर कौन? डी सुब्बा राव। इनकी बुक है जस्ट अ मर्सेनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, कंफर्म। हाल ही में इस बुक का विमोचन किया गया। डी सुब्बा राव की मेमोरीज पर आधारित है। बचपन से लेकर कैसे आगे बढ़ते हुए, कैसे संघर्ष करते हुए ये आरबीआई के गवर्नर पद तक पहुंचे हैं, इसके बारे में डी सुब्बा राव ने अपनी इस बुक में बताया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डी सुब्बा राव एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है और 2008 से लेकर 2013 तक आरबीआई के 22वें गवर्नर के रूप में ये काम कर चुके हैं, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम क्या है? जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। इसके अलावा कुछ अदर बुक भी हमने कुछ टाइम में देखी है जो कि हमने प्रीवियस जो करंट अफेयर था उसमें भी डिस्कस की थी। जैसे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की बुक है। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की बुक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये किसकी बुक है? सलमान रुश्दी, ठीक है ना। ये ऑथर है, काफी फेमस है। इन पर हमला हुआ था तो उसी पर इन्होंने ये बुक लिख दी है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रुश्दी की बुक है। आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन, किस देश ने कुक आइलैंड के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, ये देश है न्यूजीलैंड। अब हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि लीगल पर्सन क्या है। देखिए, न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन के तौर पर मतलब व्यक्ति मान लिया गया, किसी को क्या मान लिया गया? व्यक्ति। अब यहां पर एक व्हेल को व्यक्ति मान लिया गया, मतलब अगर व्हेल की तरफ से कोई केस दायर होता है तो व्हेल को प्रॉपर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, उसके अधिकारों की वैसे ही रक्षा की जाएगी जैसे लोगों ह्यूमन के अधिकार की रक्षा की जाती। तो इस तरह से लीगल पर्सन की जो डेफिनेशन है वो वहां पर व्यक्ति को डिनोट करती है। अब व्हेल को लीगल पर्सन या व्यक्ति मानने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ताकि व्हेल के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और इसकी जो व्हेल प्रजाति है उसको विलुप्त होने से बचाया जा सके, यह मुख्य उद्देश्य है व्हेल को लीगल पर्सन का दर्जा दिए जाने की। न्यूजीलैंड ने दिया है। वैसे न्यूजीलैंड वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था जिसने नदी को भी जीवित नदी का दर्जा दिया था, इसी लीगल पर्सन की एंटिटी के रूप में घोषित किया था न्यूजीलैंड ने, वहां पर बहने वाली वांगानुई नदी को। वर्ल्ड का न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहां पर बहने वाली नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया था। वांगानुई नदी न्यूजीलैंड में बहती, ठीक है। इसके बाद न्यूजीलैंड का प्रॉपर अगर हम न्यूजीलैंड की और डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा हम इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं, तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल वेलिंगटन वर्ल्ड की सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है और क्रिस्टोफर लक्सन वर्तमान में यहाँ के पीएम के पद पर है।
ठीक है। किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया गया? तो स्पेस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट्स सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कहां पर किया गया? तो यह किया गया है भारत के केरल राज्य में, ठीक है ना। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, केरल के कुलमाऊ में इसका इनॉग्रेशन किया है डीआरडीओ ने। है क्या? तो देखिए, यह प्लेटफॉर्म नौसेना के लिए नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद करने वाला है। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि इंडियन नेवी के लिए नई टेक्नोलॉजीज पर काम करेगा, उन्हें डेवलप करने के लिए काम करेगा। और इसके अलावा इसका यूज सोनार सिस्टम के मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन डीआरडीओ ने भारत के केरल राज्य में किया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति यह दोनों ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को और बलुआ मूर्ति को, तिरंगा बर्फी और बलुआ मूर्ति, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से दोनों प्रोडक्ट संबंधित है। कंफर्म। यहां पर देखिए, तिरंगा बर्फी की बात करें तो आजादी के समय में जो क्रांतिकारी होते थे वो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कोड वर्ड के रूप में तिरंगा बर्फी का यूज करते थे, तो इसका नाम हो गया तिरंगा बर्फी। और ढलुआ मूर्ति उत्तर प्रदेश में भगवान जो गॉड है उनकी मूर्ति बनाई जाती है, ढलुआ मूर्ति कहलाती। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोडक्ट जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में 75 उत्पाद ऐसे हो गए हैं जो कि जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है, जहां के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने 19 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। रेलवे बैच के बारे में आप सभी जानते हैं, टारगेट बैच आप सभी के लिए रेलवे की लगातार चल रही है रूट एप्लीकेशन पर। लाइव बैच है जहां पर 2024 की सभी रेलवे एग्जाम जो भी आने वाली है वो सभी आपके लिए सिंगल बैच में कवर करवाई जाएगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है आप सभी के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि देखिए रेलवे की इस बार काफी सारी वैकेंसी है लाइनअप। तो अभी एक का नोटिफिकेशन भी आया था, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर पूरी डिटेल में हम रेलवे के सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं विद इन टाइम पीरियड। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर की ईयरली ई बुक आपके लिए अप्रैल अपडेटेड अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन पर आप जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यहां पर हम क्या पढ़ा था हमने? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह है अमिताभ बच्चन। आंसर हो जाएगा आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक अपने नाम किए और हम मेडल टेली में भी 9वें स्थान पर ही रहे थे, है ना। इसके बाद अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी विकास का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया है 6.8%। आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके अलावा स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संजना सांघी, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री। इनके साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी दिल बेचारा। कल हमारा क्वेश्चन भी था नॉर्मल सा। किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो यह है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसके बाद 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ है। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, या भगवान कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है? डेब्रिस फ्री घोषित करने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य है 2030 तक का। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है अफ्रीका का देश नाइजीरिया।
और लास्ट क्वेश्चन था चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्रांचलम किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के तेलंगाना राज्य। कंफर्म। अब आते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान। ओके। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है चीन में। और होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन माने जाते हैं। ओके, सैमुअल हैनीमैन जो कि जर्मनी के चिकित्सक थे, वो होम्योपैथी के जनक है। कंफर्म। तो यहां पर हमने 19 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को समझा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था और जितने भी क्वेश्चन थे वो आने वाली एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। पीडीएफ को कलेक्ट करते हैं तो पीडीएफ को सेव कीजिए और कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले यहीं से आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। चलिए, कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दम लगा के पढ़िए। फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।